हेलो बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमने सिंपल बफर, कॉमन बफर को कवर कर लिया था। अब मिक्स्ड बफर में दो टाइप के बफर हैं, एक है एस्टिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो अच्छी तरीके से पहले इनको समझते हैं क्या है। तो एस्टिक बफर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं। द मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak acid and salt of this weak acid with strong base is known as एस्टिक बफर सॉल्यूशन। जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये वीक एसिड है CH3COOH और दूसरा हमारे पास दिया है सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट ये कैसा क्या हो गया, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर वीक एसिड और उसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, इन दोनों को मिक्स कर दें अगर, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। अरे भाई सुनाई दिया? एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब वीक एसिड और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों को अगर मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन आ जाएगा इसमें। तो या फिर देखो दूसरे तरीके से क्या लिखें, द मिक्सचर ऑफ aqueous solution of weak acid and its conjugate base is known as एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कि जैसे हमने कहा ये वीक एसिड है और सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -n प्लस ये कंजुगेट बेस। वीक एसिड इसको मान सकते हैं कंजुगेट बेस, वीक एसिड विथ कंजुगेट बेस। तो वीक एसिड और उसी के कंजुगेट बेस का अगर हम मिक्सचर लेते हैं तो बन जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ध्यान रखना भाई, याद रखना डिफिनेशन, वीक एसिड और प्लस कंजुगेट बेस का जो मिक्सचर है उसी का नाम है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन इसको कहा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, डेफिनेशन समझ में आ गया भाई सभी को? डेफिनेशन का मतलब है वीक एसिड और प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो एसिडिक बफर बनेगा इसमें। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन में अगर हमारे पास डाई बेसिक एसिड है तो ये दो टाइप का बफर सॉल्यूशन बनाएगा। डाई बेसिक एसिड जैसे H2CO3 और एक कंजुगेट बेस, क्या बन गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन गया। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, अब ये वीक एसिड और इसको कंजुगेट बेस मानेंगे। तो अगर डाई बेसिक एसिड है तो दो टाइप के बफर सॉल्यूशन बना सकता है। अब इसी तरीके से अगर ट्राई बेसिक एसिड है तो ये तीन पेयर बनाएगा बफर सॉल्यूशन का। कैसे, एक H3PO4 और एक प्रोटॉन का डिफरेंस हुआ तो कंजुगेट बेस आ गया, तो ये अगर मिक्सचर है तो बफर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा देखो, NaH2PO4 और Na2HPO4, तो ये एसिड हो गया, ये कंजुगेट बेस हो गया, इन दोनों का पेयर क्या बनेगा, बफर बनेगा। ऐसे यहां पे वीक एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और ये कंजुगेट बेस। तो ट्राई बेसिक एसिड अगर है तो तीन टाइप के बफर सॉल्यूशन बन जाएंगे। तो डिफिनीशन समझ में आ गया बेटा सभी को? कोई कहे एसिडिक बफर, तो एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड और प्लस उसी वीक एसिड का कंजुगेट बेस का मिक्सचर, या दूसरे शब्दों में क्या बोलें, वीक एसिड और प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसी वीक एसिड का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बन जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। डिफिनीशन हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखो आप, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बोरेक्स का नाम सुना होगा आपने, तो बोरेक्स का ये फार्मूला होता है Na2B4O7, ये बोरेक्स का फार्मूला है। ये जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बोरिक एसिड बना लेता है और उसका सॉल्ट बना लेता है, तो ये वीक एसिड हो गया और ये सॉल्ट हो गया। यही तो डिफिनीशन है एसिडिक बफर का,
कि वीक एसिड प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, अगर ऐसा मिक्सचर बनता है तो उसको क्या बोला जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोल दिया जाएगा। ये डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम लोग पीएच की बात करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ते आपको समझ जाना है कि एसिडिक बफर यह है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे कि आपको पहचानना होगा कि कौन सा सोल्यूशन एसिडिक बफर बनाएगा इसमें। तो एसिडिक बफर बनाने के लिए मतलब मेन क्या बनना चाहिए, वीक एसिड और प्लस सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अब पीएच की बात करें तो सिंपल केस में पीएच कैसे लिखा जाता है, ये वीक एसिड है जिसकी नॉर्मलिटी N1 है, वॉल्यूम V1 है। ये हमारे पास सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस है, नॉर्मलिटी N2 एंड V2 है। जब दोनों को मिला देंगे तब जाके एसिडिक बफर बन जाएगा। अरे भाई सुनाई दिया, ये एसिडिक बफर बन गया। अब मिक्सचर में एसिड का कंसंट्रेशन, मिक्सचर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन, ये हमें देखना है। तो CH3COOH का कंसंट्रेशन C1, CH3COONA का कंसंट्रेशन C2। अब C1 C2 कैसे निकालेंगे देखिए, N1 V1 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, N2 V2 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। तो इस तरीके से मिक्सचर में वीक एसिड का कंसंट्रेशन आ जाएगा और वीक बेस का सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस का कंसंट्रेशन आ जाएगा। अब C2 बाई C1 करेंगे तो N2 V2 अपॉन N1 V1 ये आ गया। अब हम मान लेते हैं कि बफर सॉल्यूशन जो है उसके अंदर CH3COOH का कंसंट्रेशन C1 है, CH3COONA का कंसंट्रेशन क्या है, C2 है। अब आप देखो वीक एसिड को हम जब आयोनाइज करते हैं तो एसीटेट आयन बनता है और H प्लस बनता है, एसीटेट आयन और H प्लस बनता है। तो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, C1 है, और एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इनिशियल में क्या C2 है। तो एसीटेट आयन कहां से आएगा, सोडियम एसीटेट से आएगा, तो इसका कंसंट्रेशन C2 दिया। H प्लस को 0 मान सकते हैं। अभी C1 माइनस C1 अल्फा मान लेते हैं कि वीक एसिड भी थोड़ा सा आयोनाइज होने जा रहा है। तो जब ये C1 अल्फा आयोनाइज होगा तो H प्लस कितना मिलेगा, C1 अल्फा, और एसीटेट आयन में वृद्धि हो जाएगी। पहले C2 था, अब C1 अल्फा हो जाएगा, C2 प्लस C1 अल्फा हो जाएगा। अब वीक एसिड का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा बहुत कम होता है, लेकिन कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा और कम हो जाएगा। कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा क्या होगा, और कम होगा। अब देखिए C1 माइनस C1 अल्फा, C2 प्लस C1 अल्फा। तो हम ये मान सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीजेस, देयरफॉर अल्फा लेस देन 1। भाई अल्फा वैसे ही कम था, कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा और कम हो जाएगा। जब अल्फा और कम हो जाएगा तो हम अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते हैं, एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन C1 ही मान सकते हैं, और सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन उसको C2 ही रखेंगे, H प्लस को C1 अल्फा मान लेंगे। अब वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट K होता है, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से पता है, एसीटेट आयन H प्लस एसिटिक एसिड। अब यहां पे H प्लस को क्या लिख देंगे, K एसिटिक एसिड एन एसीटेट आयन। अब इसमें करें कि इसका पीएच, मतलब जब हम यहां पे लिख रहे हैं बफर सॉल्यूशन के केस में, तो आप ऐसा मान सकते हैं ये आ जाएगा Ka और इसको लिख देंगे आप C1 और डिवाइड बाई C2। तो बफर सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन C1 ही मानेंगे, सॉल्ट का C2 ही मानेंगे इसमें। तो हम यहां से पीएच लिख सकते हैं। तो पीएच जब लेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसको सॉल्व किया तो पीएच का फार्मूला बना pKa प्लस लॉग एसीटेट आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिटिक एसिड, या कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, या C2 बाई C1, या pH इक्वल टू K pKa प्लस लॉग N2 B2 अपॉन N1 B1। ये चीज आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर हमारे पास बफर सॉल्यूशन आता है, एसिटिक बफर आता है अगर,
एसिडिक बफर में जब ये हमारे पास सोल्यूशन बना है यहाँ पे, तो C2 का भी मीनिंग बता दिया, C1 का मीनिंग, C2/C1 को N2V2/N1V1 लिख देंगे। तो एसिडिक बफर का ये पीएच का फार्मूला आप याद रखेंगे, इसको हेंडरसन इक्वेशन भी कहा जाता है। इस इक्वेशन से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, पढ़ो। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH is 10⁻⁵. The pH of solution obtained by mixing 0.6 gram acetic acid and 0.82 gram sodium acetate in 100 ml solution is। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब ये वीक एसिड और ये सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर बना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, pKa लिख लेंगे। Ka की वैल्यू दिया है 10⁻⁵, तो pKa आ जाएगा 5 यहां पे। अब दूसरा पॉइंट देखो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड 60 दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम एसिटेट 82। तो सबसे पहले आप सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन निकालेंगे, 0.82 इंटू 1000 डिवाइड बाई 82 इंटू 100, 0.1 मोलर आ गया। इसी तरीके से एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालेंगे, 0.6 ग्राम है, डिवाइड बाई 60 मॉलिक्यूलर वेट है, 1000/100, ये 0.1 मोलर। तो दोनों ही 0.1 मोलर 0.1 मोलर आ गए। अब पीएच का फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, तो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, सॉल्ट 0.1 तो पीएच क्या आ गया, 5 आ गया। तो एसिटिक बफर को देखते ही पहचानना है और उसके पीएच का ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो 2 पॉइंट हमने अभी तक कवर कर लिया कि एसिटिक बफर का हमने डेफिनेशन आपको समझा दिया, उसके बाद में हमने पीएच का फार्मूला ड्राइव कर दिया इसमें। इसके बाद आप देखिए थर्ड पॉइंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पीके ऑफ एसिटिक एसिड 4.74 दिया गया है, करेंगे कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml 0.2 मोलर एसिटिक एसिड एंड 200 मिलीलीटर 0.3 मोलर सोडियम एसिटेट। अब ये क्वेश्चन अगर आ जाता है, हमने आपको डेफिनेशन समझाते वक्त एग्जांपल लिया है कि वीक एसिड और सोडियम एसिटेट, वीक एसिड और सोडियम एसिटेट का मिक्सचर। अब इस केस में अगर आपने फार्मूला पहले से पढ़ा है तो ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, सॉल्ट अपॉन एसिड का जो कंसंट्रेशन आ जाएगा N2V2 अपॉन N1V1, N2V2 अपॉन N1V1, तो N2 0.3, V2 200, N1 0.2 और V1 100। मतलब अगर हमने वीक एसिड और सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया है, तो मिक्सचर में सॉल्ट और एसिड के कंसंट्रेशन का जो रेशियो हो जाएगा N2V2 अपॉन N1V1, ये आ गया 3। अब तुरंत फार्मूला यहाँ पे लिख दो, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट अपॉन एसिड ये निकाल लिया 3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 4.74 लॉग 3, 4.74 0.48 ऐड किया 5.22। तो अगर हमारे पास एसिटिक बफर है तो पीएच का फार्मूला भी बताया मैंने, 2 क्वेश्चंस कराए। अब आप प्रैक्टिस करोगे, आपके पास अपने पास जो भी मटेरियल है उससे। अब तीसरा पॉइंट देखिए, 2 पॉइंट हमने कवर कर लिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए के का ये फार्मूला अपने पास है, तो एसिटेट आयन को हमने क्या मान लिया है, C2 ही, एसिटिक एसिड को C1 और H प्लस को C1 अल्फा लिख देंगे, ये मेन फार्मूला अपने पास है। अब C1 कैंसिल, तो अल्फा क्या हो गया, K/C2 आ गया। अगर आपको याद है, अगर केवल वीक एसिड अगर होता है तो अल्फा लिखा था √KA/C,
सी क्या होता था, बीक एसिड का कंसंट्रेशन होता था। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन आता था तो अब अल्फा क्या हो जाएगा, के ए अपॉन अल्फा इक्वल टू के अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा, कॉमन आयन का कंसंट्रेशन आप लिखेंगे, ये पॉइंट याद रखेंगे। तो एस्टिक बफर में अगर बीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाए तो आपको ये फार्मूला लगा देना है। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH 1.8 10⁻⁵ है। फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलर एस्टिक एसिड, 0.1 मोलर एस्टिक एसिड सोल्यूशन। तो यहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे, √K/C। तो 0.0134, मतलब अल्फा को हम यहां पे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू, यहां पे लिखा जा सकता है 0.0134 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा 1.34%, 1.34% आ गया। अब अगर हम यहां पे, तो अगर हमारे पास वीक एसिड है केवल, तो उसका अल्फा आप इस तरह से निकाल दोगे। अब कह रहे हैं कि अगला केस देखो, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH is 1.8 10⁻⁵. Find degree of dissociation of 0.1 molar acid in 0.1 molar acetic acid solution in presence of 0.2 molar HCl। अब यहाँ पे H प्लस कॉमन आयन हो गया, तो यहाँ पे जो K/HCl का कंसेंट्रेशन लिख देंगे, तो 9 इंटू 10⁻⁵। अगर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH इज दिस, फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of acetic acid in buffer solution of 0.1 molar CH3COOH and 0.2 molar CH3COONA। तो अगर ये बफर सोल्यूशन में हमें पीएच लिखना है, हमें अल्फा लिखना है, तो कॉमन आयन क्या, ये तो वीक एसिड था, कॉमन आयन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 0.2, तो 0.2 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो 9 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। तो तीसरा पॉइंट हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड डिक्रीज करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ये पॉइंट तो याद होना चाहिए। और आपको ये अप्लाई भी कर दिया आपने, इसमें 2-3 क्वेश्चन करके हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। अब आगे बढ़ते हैं, बफर एक्शन। चौथा, बफर एक्शन मतलब पीएच चेंज क्यों नहीं होता है। तो एसिडिक बफर अगर है और उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl ऐड कर दें, तो पीएच नहीं चेंज होता या कम चेंज होता है, उसका कारण क्या है देखते हैं। तो जैसे आप HCl ऐड करोगे, तो एस्टिक बफर में मेन 2 कंपोनेंट हैं, एक मानो कि CH3COOH है, तो दूसरा क्या है CH3COO-, ये है। जैसे H प्लस ऐड करोगे तो एसीटेट आयन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, वीक एसिड, तो पीएच चेंज नहीं होने पाएगा इसमें, यह क्या रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा इसमें। इसी तरीके से आप देखो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पढ़ लो क्या लिखा है मैंने, एक बार पढ़ लेते हैं, एनायन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ added H plus to form unionized form of weak acid, therefore pH of solution is nearly constant। यही समझाया मैंने। Due to addition of small amount of strong acid in acetic buffer solution, pH remains nearly constant due to anion of salt या conjugate base of salt। ये लिख देंगे इसमें आपका conjugate base of acid। तो अगर इस तरह से pH क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब आगे देखो, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दें, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें, तो OH- किससे रिएक्ट कर जाएगा, अरे भाई वीक एसिड जो पड़ा हुआ था, अगर OH- सोल्यूशन में रह जाता, OH- अगर सोल्यूशन में रहता तो पीएच क्या होता, चेंज हो जाता, और पीएच क्या हो जाता, इंक्रीज कर जाता। लेकिन यहाँ पे वीक एसिड है
इसलिए OH माइनस को खा जाएगा, क्या बना लेगा, एसीटेट आयन बना लेगा। तो पीएच नहीं चेंज होगा या कम चेंज होगा इसमें। तो देखो क्या लिखा है, ड्यू टू एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वीक एसिड reacts with sodium hydroxide to form conjugate base. Therefore, pH is nearly constant. That is acidic nature of acidic buffer solution reserved by weak acid. जो weak acid था उसकी वजह से pH चेंज इंक्रीज नहीं करने पाया, तो एसिडिक साइड ही रह जाएगा, बेसिक साइड नहीं गया। हम कहेंगे एसिडिटी क्या होगा, रिजर्व हुआ। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक एसिड। अब देखते हैं हम लोग पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। पीएच रेंज, अभी तक 4 पॉइंट हो गए अपने पास। एक तो हमने डेफिनेशन बता दिया, पीएच का फॉर्मूला बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिया, और चौथा पॉइंट हमने कर दिया इसमें आपका बफर एक्शन। ये 4 पॉइंट कर लिया। अब पांचवा पॉइंट इसका है पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात आप ये समझो कि वीक एसिड और कंजुगेट बेस, ये मिक्सचर जो होता है उसको एसिडिक बफर कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर ये सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है 10 से कम है या 0.1 से ज्यादा, तभी तक ये बफर की तरह बिहेव करेगा। वीक एसिड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्यूशन एसिडिक बफर होता है। ये कब तक बफर रहेगा? जब ये सॉल्ट अपॉन एसिड का जो रेशियो है ये 10 से कम हो या 0.1 से ज्यादा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर हमने कहा 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है, 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट है, तो सॉल्ट अपॉन एसिड कितना आ गया, 2। ये बफर सोल्यूशन है। हमने दूसरा लिखा सॉल्ट अपॉन एसिड 0.5 आ गया, 0.1 अपॉन 0.2, ये बफर सोल्यूशन है। लेकिन अगर हमने सॉल्ट लिखा, एसिड लिखा 0.01 मोलर और सॉल्ट लिखा 0.2 मोलर, अब दोनों को डिवाइड किया इसमें हमने, तो डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 20, तो नॉट बफर सोल्यूशन। तो पहले आपको ये समझना है सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो अगर 10 एंड 0.1 के बीच में लाई करता है तभी तक ये बफर सोल्यूशन रहेगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन। अब देखिए, तो फॉर मैक्सिमम पीएच ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन, कि बफर सोल्यूशन कब तक है, जब तक सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 0.1 से 10 के बीच में लाई करता है। तो अगर सॉल्ट अपॉन एसिड या कंजुगेट बेस अपॉन एसिड ये रेशियो 10 है, तो बफर सोल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम। अब यहाँ पे पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड कितना, 10, तो पी के प्लस 1। और इसका पीएच मिनिमम कब होगा, जब सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशियो क्या हो, न्यूनतम 0.1 आ जाए। तो 0.1 है तो कितना हो जाएगा, ये 10 पावर -1, तो पीएच कितना आ जाएगा, पी के -1। मतलब अगर एसिडिक बफर सोल्यूशन है तो उसका जो पीएच का रेंज है वो पी के प्लस -1 के बीच में ही लाई करेगा। ये याद रखेंगे कि पीएच रेंज ऑफ एसिडिक बफर कोई पूछे तो आपको लिख देना पी के प्लस -1, कम से कम इतना याद होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए, हमने एग्जांपल लिखा, इफ pKa 4.74, अगर pKa 4.74 है तो pH रेंज ऑफ एसिडिक बफर क्या लिख देंगे, इसमें से एक घटा दो 3.74, इसमें एक जोड़ दो 5.74। तो अगर pKa 4.74 है तो इसका जो pH रेंज आ जाएगा 3.74 से 5.74 तक रहेगा। इसके बाद देखिए, मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन। भाई बफर सोल्यूशन का मेन काम क्या है, पीएच को लगभग कांस्टेंट रखता है। कब? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो पीएच को लगभग कांस्टेंट रखने का काम करता है। तो एट मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, मतलब कह रहे कि बफरिंग पावर उसकी कब मैक्सिमम होगी, जब वीक एसिड और कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो उसका बफरिंग पावर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा इसमें।
तो मैक्सिमम बफर एक्शन कंडीशन क्या हो जाएगा, जब वीक एसिड और कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन बराबर, और वहां पे पीएच क्या हो जाएगा, पीके के बराबर हो जाएगा इसमें। अब देखो बेटा, इसमें हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर दिया इसमें। तो एस्टिक बफर के लिए जितना डेफिनेशन हमने बताया सफिशियंट है। अब आप क्वेश्चंस करो, किसी भी मॉड्यूल से करो, आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पक्का सॉल्व होंगे। इतना थ्योरी आपके पास होना चाहिए। क्या बताया, डेफिनेशन बता दिया, फिर पीएच का फॉर्मूला बताया, हेंडरसन इक्वेशन बता दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड बता दिया आपको, बफर एक्शन क्यों है, पीएच क्यों नहीं चेंज हो रहा ये बता दिया, पांचवा पॉइंट आपको बता दिया पीएच रेंज ऑफ एस्टिक बफर, पी के +-1। छठा पॉइंट बता दिया कि एस्टिक बफर की बफरिंग पावर मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी। इतना सफिशियंट, इतना थ्योरी सफिशियंट है। अब इसके बाद परफेक्शन के लिए आप इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगले पार्ट में हम बेसिक बफर सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।